आज हम डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ रेजिस्टिव लोड। ओके, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को ड्रॉ करना है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर। सो मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ ए ट्रांसफार्मर दे दिया। यहाँ पे हम लोग माने कि यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टिव लोड लगाया है, क्योंकि फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है विथ रेजिस्टिव लोड। ओके, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हम लोगों को कुछ इक्वेशन जरूरत होता है। सो उस इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेंगे, तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने में सुविधा होगा। फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे सेकेंडरी टू प्राइमरी, मतलब इस तरफ से आएंगे इस तरफ, ठीक है। तो V2 से फेजर डायग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी जो लूप है KVL लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे KVL लगाएंगे तो क्या होगा, तो V2 इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। यहाँ पे JI2 X2 किया। ओके, सो इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। नेक्स्ट इस लूप में अगर KVL लगाएंगे तो क्या होगा, पे KVL लगाएंगे तो V1 इक्वल टू होगा, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1। 1 इक्वेशन इसको माना, इसको नंबर 2 इक्वेशन माना। वाला जो I नॉट करंट है, I नॉट इक्वल टू नो लोड करंट जिसको बोलेंगे, I नॉट इक्वल टू क्या होता है, IW प्लस I म्यू। सो यहां पे लिख दिया नंबर 3। इस नोड में अगर KCL लगाएंगे तो I1 इक्वल टू क्या होता है, I2 डैश प्लस I नॉट, यहां पे लिख दिए। अब यहां पे याद रखना है I2 डैश इज इक्वल टू माइनस K इंटू I2 होता है। K क्या है, K इक्वल टू N2 बाई N1 है, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। अब हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो ध्यान से देखना है फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। सो इस ये सारे का सारा इक्वेशन को हम यूटिलाइज करेंगे फेजर डायग्राम में। तो ध्यान से फेजर डायग्राम को देखना है, और हम लोग फेजर डायग्राम करेंगे, स्टार्ट करेंगे V2 से एंड एंड करेंगे V1 पे। सो V2 पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, मतलब V2 को हम लोग रेफरेंस मान लेंगे। अब I2 जो है ये V2 के साथ रेजिस्टिव लोड जब होगा इन फेज में रहता है। सो मतलब करंट एंड वोल्टेज इन फेज में रहेगा जब रेजिस्टिव लोड होगा। तो I2 कहां ड्रॉ होगा, यहां पे। सो I2 एंड V2 इन फेज में रहेगा। सो I2 ड्रॉ कर लिए। ओके, अब ये जो I2 करंट है ये फ्लो कर रहा है R2 से एंड X2 से, जैसे कि हमने यहां पे एक इक्वेशन दिखाया V2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 माइनस JI2 X2। सो ये एक प्योरली रेजिस्टिव है और एक प्योरली इंडक्टिव है। तो प्योरली रेजिस्टिव है मतलब इसमें जो ड्रॉप हो रहा है उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके साथ, मतलब I2 R2, ये जो I2 R2 जो टर्म है वो क्या होगा, इसके साथ इन फेज में रहेगा। सो हम लोग उसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं इन फेज में, यहां से ड्रॉ कर लेते हैं इन फेज में I2 R2। ओके, अब ये वाला जो है माइनस JI2 X2, इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, I2 X2 जो है ये भी वोल्टेज का ही पार्ट है एंड ये भी एक वोल्टेज ड्रॉप ही है। सो I2 X2 जो पार्ट है I2 R2 को 90 डिग्री में लीड करेगा, क्योंकि ये प्योरली इंडक्टिव पार्ट है। सो इस टिप से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसको क्या नाम देंगे, I2 X2। अब यहां पे V2 मुझे मिल गया, I2 R2 मिल गया एंड JI2 X2 मिल गया। अब E2 ड्रॉ कर सकते हैं यहां से यहां तक, मतलब इसका रिजल्टेंट होगा। सो E2 हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज द E2। फ्लक्स जो फाई था, फाई एम भी बोल सकते हैं हम, फाई भी बोल सकते हैं। तो जो फाई एम था वो क्या करेगा, लीड्स E1 and E2 by 90 degree, और we can say कि E1 and E2 lag flux phi
बाई 90 डिग्री। तो फ्लक्स कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे ड्रॉ करते हैं। सो इसके 90 डिग्री एंगल में होगा, मतलब ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस फ्लक्स phi m और phi की वजह से ही E1 E2 प्रोड्यूस हुआ था, एंड E1 E2 फ्लक्स phi से 90 डिग्री एंगल पे लैग करेगा। सो किया। अब E1 कैसे ड्रॉ करेंगे, इन फेज विथ E2 होगा, एंड E1 एंड E2 का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड एंड नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड। हम मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड लेस देन द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड। सो E2 E1 यहां पे ड्रॉ होगा, E1 ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया। दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, क्यों हुआ था ये फ्लक्स प्रोड्यूस, क्यों हुआ था, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से, ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसके वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ था। सो इन फेज में रहेगा फ्लक्स के साथ, सो इन फेज में ड्रॉ कर देते हैं। इसको क्या बोलेंगे, आई म्यू। ओके, सो आई म्यू के वजह से phi m प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए हम लोग इन फेज में रखे आई म्यू को फ्लक्स के साथ। ओके, आई म्यू ड्रॉ हो गया, कंप्लीट। जान चुके हैं कि लेंजेस लॉ से -E1 मिला था, तो -E1 कैसे ड्रॉ करेंगे, इस E1 के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। सो E1 का इक्वल एंड ऑपोजिट में -E1 हम लोग ड्रॉ करेंगे। क्लियर, -E1। इसको डॉटेड लाइन से ही दिखाएंगे तो बेहतर है, तो डॉटेड लाइन से दिखा देंगे इसको। वोल्टेज अक्रॉस दिस इज E1, दैट इज -E1 को ड्रॉ किया। अब IC क्या है, करंट। सो करंट जो ये यहां पे जो RC है, इसके अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, IC, और वर्कफुल कंपोनेंट जो है ये ही है वर्कफुल कंपोनेंट। सो मतलब हम लोग लिखेंगे कि E1 के -E1 के साथ ये जो वर्कफुल कंपोनेंट है करंट, ये इन फेज में रहेगा। ओके, सो इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे। सो दिस इज IC। हम लोग क्या जानते हैं, I0 यहां पे ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां पे KCL लगाएंगे तो I0 इक्वल टू IW प्लस I म्यू। So phasor addition of IW and I mu is nothing but I0. That's why हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फेजर एडिशन करेंगे I mu and IC का। So फेजर एडिशन कैसे करते हैं, इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करेंगे। So यहाँ ड्रॉ कर दिया और इसको यहाँ से ऐड कर दिया। So यही है I0 So this is the I0. Okay, so IC and I mu का रिजल्टेंट फेजर होगा I0. Okay, क्लियर। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे KCL लगा के मुझे ए वाला इक्वेशन मिला था, मतलब I1 एंटर कर रहा है, ये दोनों एग्जिट कर रहा है I2 डैश एंड I0। सो इन दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू I1। सो KVL यहाँ पे लगाया, KCL यहाँ पे लगाए थे, तो इससे मुझे इस इक्वेशन मिला था। अब डैश्ड क्या है, I2 डैश्ड इज द कंपोनेंट ऑफ I1 टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ phi 2। I2 डैश्ड इक्वल टू होगा -K इंटू I2। K क्या है, K है N2 by N1, इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। तो I2 डैश्ड एंड I2 के साथ जो रिलेशन है, I2 डैश्ड इक्वल टू -K इंटू I2। I2 डैश्ड कहां पे ड्रॉ होगा, ऑपोजिट में I2 जहां पे है इसका ऑपोजिट में होगा। I2 डैश तब क्या होगा, I2 के ऑपोजिट में होगा, एंड I2 डैश का मैग्नीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, N2 by N1 के ऊपर डिपेंड करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज I2 डैश। ओके, अब I2 डैश्ड प्लस I0, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, I1 होगा। सो इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे,
ऐसे पैरेललोग्राम थ्योरम, फेजर सम करेंगे इसका तो रिजल्टेंट निकल आ जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट I1 होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे I1। ओके, सो फेजर एडिशन ऑफ I2 टेस्ट एंड I0 इज I1, सो रिजल्टेंट फेजर होगा I1। ओके, सो I1 मुझे मिल गया, तो I1 R1 हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे I1 R1? इसके पैरेलल टू इसके टिप में अगर इन फेज में ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसका पैरेलल ले लेंगे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो पैरेलल ले लेते हैं I1 का, सो ए हो गया I1 R1। अब ड्रॉ करना है प्योरली इंडक्टिव पोर्शन जो JI1 X1। सो JI1 X1 क्या करेगा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट I1 को लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पे। सो यहाँ पे I1 R1 को लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पे, जो कि यहाँ पे I1 R1 के टिप से ड्रॉ करेंगे। JX1 I1 ये वाला हो गया। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो मुझे मिल जाएगा V1। सो मतलब V1 इज नथिंग बट दिस था ना, हो गया I1 R1 हो गया प्लस JI1 X1 हो गया और माइनस E1 क्योंकि लेंजेस लॉ है। लेंजेस लॉ से हम लोग क्या करेंगे, लेंजेस लॉ अप्लाई करेंगे, इसलिए हम लोग माइनस लिए, ठीक है ना, इसलिए माइनस E1 किया यहाँ पे। सो यहां से हम लोग V1 को ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो V1 ड्रॉ हो जाएगा। So V1 is like this. This is the V1. V1. So minus E1 यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके ऊपर लिख लेते हैं, क्या करते हैं या इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं E1। So this लाइन को सही से कर देते हैं। ओके, सो क्लियर। सो और एक बार समराइज कर देते हैं, बहुत ही इजी है। फर्स्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे V2। ओके, V2 ड्रॉ हो गया। V2 को रेफरेंस फेजर हमने मान लिया, इन फेज में रहेगा I2 ड्रॉ कर लिया। I2 के साथ I2 R2 इन फेज में रहेगा, सो इसको यहां से हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब JI2 X2 ये प्योरली इंडक्टिव पार्ट है I2 X2, बट ये क्या है, वोल्टेज का ही पार्ट है, तो करंट I2 को ये लीड करेगा 90 डिग्री एंगल पे। ये वाला फॉर्मूला देखेंगे V2 प्लस I2 R2 प्लस JI2 X2, तो इसको मिलाएंगे तो रिजल्टेंट फेजर E2 होगा। सो E2 हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग E1 कहां होगा, E1 इन फेज में रहेगा E2 के साथ। हम यहां पे मान लिया E1 मतलब नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी साइड इज लेसर देन द नंबर ऑफ टर्न ऑन द सेकेंडरी साइड, इसलिए E1 का मैग्नीट्यूड छोटा किया। ओके, क्लियर। phi m के वजह से E1 एंड E2 प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए phi m क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा और रेदर वी कैन से E1 एंड E2 phi m से 90 डिग्री लैग करेगा। सो लैग करवा दिया। ओके, क्लियर। अब I म्यू ड्रॉ करेंगे। I म्यू क्या होगा, phi m के साथ इन फेज में रहेगा, क्योंकि I म्यू के वजह से ही phi m प्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से phi m प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए यहां पे इन फेज में कर दिया। माइनस E1 क्या होगा, E2 के ऑपोजिट माइनस E1 होगा। अब माइनस E1 के साथ जो कोल लॉस कंपोनेंट था करंट का, कोल लॉस कंपोनेंट इन फेज में रहेगा। सो इन फेज में रहेगा, इसलिए यहां पे हमने ड्रॉ कर दिया। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मिल गया एंड वर्किंग कंपोनेंट दैट इज द कोल लॉस कंपोनेंट मिल गया। इसका रिजल्टेंट ही होगा I0, दैट इज द नो लोड करंट। सो I0 ड्रॉ कर दिया। I2 इक्वल टू होता, I2 टेस्ट इक्वल टू होता है माइनस K इंटू I2, मतलब I2 टेस्ट के वैल्यू डिपेंड करता है I2 के ऊपर, सॉरी I2 टेस्ट का वैल्यू मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है टर्न रेशियो के ऊपर, मगर I2 के ऑपोजिट होता है। सो I2 के ऑपोजिट I2 टेस्ट हमने ड्रॉ किया। अब I0, ये जो I0 था
I2 डैश I1 इक्वल टू क्या होता है, I2 डैश प्लस I0. सो I2 I नॉट प्लस I2, इसका रिजल्टेंट हम लोग I1 को हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये वाला. ओके क्लियर. अब ये जो E माइनस E1 था, इसके टिप से हम लोग अब I1 ड्रॉ हो गया. ओके क्लियर. I1 अगर ड्रॉ हो गया तो I1 R1 भी ड्रॉ कर सकते हैं. I1 R1 इसके टिप से इन फेज में रहेगा I1 के साथ, और हम लोग इसको पैरेलली यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं. ओके पैरेलली हम लोग ड्रॉ कर लिए. JI1X1 ये जो पार्ट है ये वोल्टेज का ही पार्ट है. सो ये एक ड्रॉप है. सो ये क्या करेगा, I1 करंट को 90 डिग्री एंगल पे लीड करेगा. सो इसको I1 R1 के टिप से हमने ड्रॉ कर लिया JI1X1. अब माइनस E1 R1 X1 एंड JX1 I1, ये जो फेजर बना है, इसका फेजर रिजल्टेंट जो होगा, फेजर सम जो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे V1. सो V1 यहां पे ड्रॉ करेंगे. बहुत ही इजी है. सो ओके, आई होप कि फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ऑफ रेजिस्टिव लोड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजर डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर with inductive load. Okay, thank you.